आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरणों के निकाय के बारे में। रैखिक समीकरणों का निकाय या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये जो है रैखिक समीकरणों का निकाय जो है दो टाइप का होता है। पहला है समघात रैखिक समीकरण या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। दूसरा है असमघात रैखिक समीकरण या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं समघात रैखिक समीकरण या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये किस फॉर्म में होता है। यहाँ पे हमें जो है समघात रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ये a11x1 प्लस a12x2 प्लस एंड सो ऑन a1n xn इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक क्या हो गया, एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है a21x1 प्लस a22x2 प्लस एन सो ऑन a2n इक्वल्स टू 0। ऐसे करते करते हमें जो है m समीकरण दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है दो या दो से अधिक समीकरणों को अगर एक साथ एक निकाय के रूप में दिया गया है और साथ में इधर इक्वल्स टू जो है कोई संख्या ना हो के क्या है, हर एक समीकरण में इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो ऐसा समीकरण जिसके दाएं पक्ष में राइट हैंड साइड पे जो है हर एक इक्वेशन के इक्वल्स टू क्या हो, 0 दिया हुआ हो, तो ऐसे समीकरण के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, समघात रैखिक समीकरण या होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो है हम लोग को क्या दिया हुआ है, m समीकरण दिया हुआ है। 1 2 3 ऐसे करके m समीकरण दिए हुए हैं और इसमें अज्ञात राशियाँ कितनी हैं, मतलब जिनका अगर इन समीकरणों का हल निकाला जाए तो यहाँ पे x1 x2 ऐसे xn इन सब की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे अज्ञात राशियाँ कितनी हैं, 1 2 ऐसे करते हुए n। तो m समीकरण दिया हुआ है और n जो है अज्ञात राशियाँ हैं। तो इस अगर इन समीकरणों को हम लोग आव्यूह रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a जो है गुणांक आव्यूह है और x जो है ये अज्ञात राशियाँ हैं। अगर इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो क्या मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा यहाँ से सिर्फ जो गुणांक हैं, इस समीकरण में जो गुणांक हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स में रो और कॉलम्स के फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a11 a12 ऐसे करते हुए a1n तक, a21 a22 ऐसे करते हुए a2n तक, am1 am2 ऐसे amn तक। यहाँ पे जो है ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बना, m क्रॉस n ऑर्डर का। m यहाँ पे क्या है, दिए गए समीकरणों की संख्या है, वो हमारा क्या बनता है, जितने समीकरण दिए रहेंगे उतने हमारी पंक्तियाँ या उतना रो बनेगा। और जितनी अज्ञात राशियाँ दी जाएगी x1 x2 ऐसे xn, जितनी अज्ञात राशियाँ दी जाएगी उतने हमारे क्या बनेंगे, कॉलम्स बनेंगे जो n से डिनोट होगा। तो यहाँ से हमें जो है m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मिलेगा जिसे हम लोग गुणांक का आव्यूह या कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये a इंटू x क्या है, यहाँ पे अज्ञात राशियाँ हैं, ये है x1 x2 x3 ये xn तक, n अज्ञात राशियाँ हैं। ये हमारा क्या है, एक कॉलम वेक्टर है। तो ये हो गया 1 की वैल्यू, ये हो गया x की वैल्यू इक्वल्स टू क्या है, यहाँ राइट हैंड साइड में 0 दिया हुआ है इसलिए ये 0 0। अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में दिए गए इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a जो है ये गुणांक आव्यूह है, x जो है दी हुई अज्ञात राशियाँ हैं और ये राइट हैंड साइड क्योंकि हमारा समघात रैखिक समीकरण है, समघात रैखिक समीकरण में ही इक्वल्स टू 0 दिए होते हैं तो ये इक्वल्स टू 0 हो गए। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो कैसे मिलता है हमें, जितने इक्वेशंस दिए हैं, जितने समीकरण दिए हैं वो उनकी रो नंबर m और जितनी अज्ञात राशियाँ x1 x2 xn दिए हुए हैं वो उनसे जो है इनका कॉलम जो है n बनता है।
तो इसका हम लोग जो है इस तरह से दिए गए समीकरण निकाय जो समघात रैखिक समीकरण होगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड है असमघात रैखिक समीकरण या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये क्या होता है? समघात में क्या होता है, इधर की वैल्यू जो दाएं पक्ष की वैल्यू है ये 0 दी होती है, जबकि नॉन होमोजीनियस या असमघात में जो है ये जो वैल्यू है ये जो है 0 ना देके कांस्टेंट b1 b2 bn इस फॉर्म में दी हुई होती है। यहाँ पे भी देखिए हमारे m इक्वेशंस हैं और n जो है अज्ञात राशियाँ हैं, लेकिन यहाँ दाएं पक्ष में जो है 0 ना होके b1 b2 b3 bn तक है। तो ऐसा समीकरण का निकाय जो है असमघात रैखिक समीकरण या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब इसको अगर हम आव्यूह रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? ax इक्वल्स टू b, जहाँ पे a जो है इसका गुणांक आव्यूह है, इसे गुणांक आव्यूह इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से a11 a12 a1n यहाँ पे लिख दिए, वैसे ही a21 a22 a2n यहाँ पे ये लिख दिए, am1 am2 amn इनकी वैल्यू रख दिए। x जो है जो अज्ञात राशियाँ हैं x1 x2 xn, इन्हें जो है कॉलम वेक्टर के रूप में x1 x2 xn लिख दिए। और ये जो b है ये जो है एक अलग से कॉलम वेक्टर बना, क्योंकि असमघात रैखिक समीकरण है, ये सब वैल्यू 0 नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक और कॉलम वेक्टर b मिल गया b1 b2 bn। अब इस तरह का जो समीकरण होता है असमघात रैखिक समीकरण या नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इसमें जो है हम लोग गुणांक आव्यूह a और कॉलम वेक्टर b को एक साथ ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखते हैं। ऑगमेंटेड फॉर्म या संवर्धित आव्यूह असमघात रैखिक समीकरण में मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, जिसे संवर्धित आव्यूह या ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये कैसे लिखा जाता है? ये A ऑगमेंटेड B, ये जो निशान है इसे कहते हैं ऑगमेंटेड। तो A ऑगमेंटेड B, ये क्या किए हम लोग A की सारी गुणांक आव्यूह जो था उसे एज इट इज लिख दिए। साथ में यहाँ पे जो है मैट्रिक्स बंद हो जाता है, इसे यहाँ बंद ना करके एक और एक्स्ट्रा कॉलम जो मैट्रिक्स B का कॉलम है उसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं b1 b2 b3 bn। तो ये हमारा संवर्धित आव्यूह या A ऑगमेंटेड B कहलाता है। अब जो है हम लोग किसी भी दिए गए आव्यूह का या जो समीकरण निकाय है उसका जो है आव्यूह विधि से उन समीकरणों का हल कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। हमें बहुत सारे समीकरण निकाय दिए होंगे, यहाँ पे जो है आव्यूह विधि का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में दिए गए जो समीकरण निकाय है उसे किस फॉर्म में लिखते हैं? ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में। ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखने के बाद ये जो है हम लोग क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स A में जो है प्रारंभिक रूपांतरण लगा लगा के मैट्रिक्स A को यूनिट मैट्रिक्स I में चेंज करते हैं, और जो प्रारंभिक रूपांतरण A में लगाते जाते हैं वही प्रारंभिक रूपांतरण किस में लगाएंगे? B में लगाएंगे, जिससे जो है A I में चेंज हो जाएगा और ये B जो है एक नए मैट्रिक्स C में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा दिया गया फॉर्मेट है ax इक्वल्स टू b, ये प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं द्वारा जो है ix इक्वल्स टू c के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इससे जो है इधर क्या हो गया, अज्ञात राशियाँ केवल x बचा और इधर एक कॉलम मैट्रिक्स c मिल गया। तो यहाँ से हम लोग जो है x की वैल्यू या अज्ञात राशियों की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि आव्यूह विधि से निम्न समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है हमें 3 समीकरण निकाय दे दिए हैं। आव्यूह विधि से हमें इन समीकरण निकाय का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। सबसे पहला काम क्या है, इन समीकरण निकाय को हम लोग क्या करते हैं, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं
समीकरण निकाय को Ax इक्वल्स टू B के रूप में या मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर क्या मिल जाएगा। इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो A जो है क्या है, गुणांक आव्यूह है। गुणांक आव्यूह लिखेंगे तो क्या मिलेगा, इसका गुणांक सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ क्या है, 1 है तो ये 1, यहाँ पे क्या है 1 है तो ये 1, यहाँ पे भी 1 है तो ये 1। दूसरे इक्वेशन में क्या दिया है, इसका कोफिशिएंट 1, इसका -1 और इसका 1। यहाँ पे तीसरे इक्वेशन में क्या दिया है 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1। ये हमें मिल गया गुणांक आव्यूह A। अब x जो है, x क्या होता है, यहाँ से मिल गया ये A। x क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू दिया हुआ है x, y और z, 3 अज्ञात राशियाँ हैं तो ये हो गया कॉलम वेक्टर के फॉर्म में x, y और z। अब b जो है वो क्या है, b इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 6, 2 और ये 1। तो इस तरह से हमें जो है a की वैल्यू, x की वैल्यू और b की वैल्यू मिल गई। अब इसे हम लोग ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में लिखते हैं। तो ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में यहाँ पे मिल गया 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1। x की वैल्यू x, y, z और b की वैल्यू है 6, 2, 1। इसके बाद क्या करते हैं, प्रारंभिक रूपांतरण लगा के A को जो है, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स A, इसको यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह में बदलते हैं। तो इसके बाद हम लोग संक्रिया लगाते जाएंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए ये वाला टर्म 0 करते हैं और ये वाला टर्म 0 करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ जो है पंक्ति संक्रियाओं का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या पंक्ति संक्रिया लगाएं, r2 1 -1 तथा r3 1 -2। अगर ये दोनों संक्रिया लगा दें, r2 1 -1 और r3 1 -2, तो हमारा दिया गया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो में चेंज करना है तो 2 1 -1। तो यहाँ पे ये -1 से गुणा होकर इसके साथ ऐड होगा तो 1 -1 मतलब 0, -1 और ये -1 तो -2, 1 -1 तो ये 0। वैसे ही ये 2 यहाँ पे -2 का गुणा करके इसके साथ ऐड करना है तो ये 2 -2 तो 0, 1 -2 तो ये -1 और ये -1 और -2 तो ये -3, ये मिल गया। यहाँ पे ये है x, y, z। अब यहाँ पे जो संक्रिया लगाए हैं मैट्रिक्स A में, वही संक्रिया जो है हम लोग इस मैट्रिक्स में भी लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज तो 6, सेकेंड रो में क्या किए हैं 2 1 -1, तो यहाँ पे -1 का गुणा करके इसके साथ ऐड करेंगे तो 2 -6, 2 -6 क्या हो गया -4, और यहाँ पे -2 का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करेंगे तो 1 -12, तो 1 -12 यानी -11, ये मिल जाएगा। इसके बाद जो है संक्रिया लगाएंगे, इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है तो यहाँ पे 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग -1/2 से
गुणा कर देंगे तो R2 माइनस 1/2 लगाने पे, तो R2 माइनस 1/2 लगाने पे क्या मिलेगा हमें, ये 1 1 1, यहाँ पे ये 0, माइनस 1/2 होके ये 1 और ये 0 0 माइनस 1, ये -3, x y z इक्वल्स टू, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड में क्या किए हैं -1/2, तो यहाँ -1/2 होगा तो बचेगा क्या 2, और यहाँ पे ये -11। इसके बाद यहाँ पे जो है हमें ये वाला टर्म 0 करना है, तो क्या कर देते हैं R3 2 में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा R3 2 1। ये संक्रिया लगाने पे क्या मिलेगा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 1 1 0 1 0। यहाँ पे देखिए 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करके 3 के साथ ऐड, तो 0 का ये 0 -1 +1 0 -3 +0, तो ये -3 x y z। यहाँ पे जो संक्रिया लगाए हैं वही अब इसमें लगाएंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये 6, ये 2, और 3 में क्या किए हैं 2 में 1 मल्टीप्लाई किए तो -11 +2, तो ये हो जाएगा -9। अब जो है हमें इसे यूनिट मैट्रिक्स में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है ये वाला टर्म 1 बनाना पड़ेगा और ये दोनों टर्म जो है 0 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या संक्रिया लगा देते हैं, तो इसके लिए संक्रिया लगाते हैं, संक्रिया R1 2 में -1 का गुणा करते हैं, 2 में -1 का गुणा करके इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, 1 -0 तो ये 1 1 -1 तो 0 1 -0 तो ये 1 0 1 0 और ये 0 0 -3। यहाँ पे मिल जाएगा x y z इक्वल्स टू, यहाँ पे मिल गया ये 1 में क्या किए हैं, 2 में -1 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 में -1 तो ये 6 -2 तो ये हो गया 4, ये 2 और ये -9। अब जो है इस इक्वेशन को जो है इस मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए और क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है -1/3 अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे संक्रिया लगाएंगे R3 -1/3, तो R3 -1/3 लगाने पे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसे आप लोग पूरा लिखेंगे, संक्रिया R3 -1/3 लगाने पर, तो यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो एज इट इज़, यहाँ पे 0 0 देखिए -1/3 तो ये 1, यहाँ से ये मिल गया x y और ये z। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 4 2, यहाँ -1/3 करेंगे तो ये मिल जाएगा 3। अब जो है सिर्फ ये वाला टर्म 0 करना बचा है, तो ये वाला टर्म 0 करने के लिए कौन सी संक्रिया लगाएंगे, R13 -1, R13 -1 लगाने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये 1 0, ये 1 -1 तो ये 0, ये 0 1 0 0 0 1, यहाँ से ये x y z इक्वल्स टू, यहाँ पे भी वही संक्रिया लगाएंगे,
1 में क्या किए हैं, 3 में -1 का मल्टीप्लाई यानी -3, तो 4 - 3 क्या मिल जाएगा 1, 2 और 3 ऐसे ही लिख दें। तो यहाँ पे मिल गया ये यूनिट मैट्रिक्स मिल गया। ये जो फॉर्मेट था किस फॉर्मेट में चेंज हो गया, IX = C के फॉर्मेट में, हमें यही बदलना होता है। तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, इसके साथ अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो ये मिलेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये X, ये Y और ये Z। इक्वल्स टू क्या है, इधर राइट हैंड साइड में 1 2 3। तो अतः दिए गया जो समीकरण निकाय था हमारा, इसके लिए जो है हमें क्या मिल गया, X Y Z की वैल्यू 1 2 3। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, X = 1, Y = 2 और Z = 3। ये जो है दिए गए समीकरण निकाय का हल है। तो इस तरह से हम लोग आव्यूह विधि से किसी भी दिए गए समीकरण निकाय का हल ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण निकाय को AX = B के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले AX = B के फॉर्म में लिख दिए। अब जो है ये जो आव्यूह A है इसमें प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया, यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ पंक्ति संक्रिया लगाए हैं। तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया लगा के इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करते हैं और वही सब संक्रियाएं जो है इधर भी लगाती जाती हैं। तो इसे हम लोग जो है प्रारंभिक संक्रिया लगा के ए को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज किए। तो साथ ही ये जो मैट्रिक्स था ये भी चेंज हो गया। तो यहाँ से हमें जो है X Y Z की वैल्यू मिल गई, अर्थात दिए गए मैट्रिक्स का हल प्राप्त हो गया।